So, my dear friends, let us start today's session. And as you know that since, or I think for last 3 or 4 sessions, we have been going through listening practice. So, I think you are improving your skill, you are improving your listening skill, and also you are improving your vocabulary, and also you are improving your comprehension or understanding. So, if you have any problem, you can tell me. Hurry up. If you feel any problem regarding anything, you can tell me. And Sir, yes, sir, what are poetic devices? like a simile, Yes. like metaphor, these are related to literature actually. Sir, can you please tell us, sir? Sorry. Sir, can you please tell us about these poetic devices? देखो एक छोटी सी बात बताऊं मैं आपको, एक दो बता देता हूं, समझ लेना। सिमिल होता है जैसे सिमिल। अब सिमिल क्या करता है, एक चीज की दूसरे चीज के साथ कंपेयर करता है वो, और उसके जैसा बताता है वो। ठीक है ना। जैसे हमने कह दिया कि महाराणा प्रताप वॉज एज ब्रेव एज अ लॉयन। ठीक है। अब यहां पर एज लगा दिया हमने, है ना। या हमने कह दिया ही लुक्स एज लॉयन, वो शेर के जैसा दिखता है। अब यहां पर एज आ गया ना, ना। तो ये सिमिल हो गया। यहाँ पर लॉयन जो हो गया वो सिमिल का काम कर रहा है। सर मतलब वो लाइक एज से कंपेयर करें। हाँ, उसके जैसा। अब मैं अगर एज को नहीं लगाऊं, मैं ये भी कह सकता हूं कि ही इज लॉयन। अब वो है क्या लॉयन? नहीं है ना, पर हम उसको लॉयन के जैसा बता रहे हैं। अब यहाँ पर लॉयन क्या है? मेटाफर है। अगर बिना एज के मैं इसको यूज कर रहा हूं तो दैट इज मेटाफर। आगे बात समझ में क्लियर हो गई? यस सर। सर पर ये सर जैसे पोइट्री में तो दोनों आते हैं ना, हाँ, दोनों आएंगे। और सर प्रोज में ये दोनों आते हैं, एक ही आता है? दोनों ही आएंगे, प्रोज में भी दोनों आ सकते हैं, क्यों नहीं आएंगे। यस सर। आपके कौन कौन सी है मेरे को वो बता देना, मैं उसके हिसाब से आपको समझा दूं। सर प्रोज क्या होता है? अरे यार, हद कर दी तुमने, कमाल कर दिया सर है। मेरे को नहीं पता सर। तेरे को पता नहीं था यार, तू कैमरा चालू ये कर ले। बता। पहले तो तेरा कैमरा चालू कर ले। बिना कैमरा चालू किए बात मत किया करो मेरे से। कौन पूछ रहा है ये? Who asked this question? सर हर्ष। तो हर्ष, कैमरा चालू करने में क्या प्रॉब्लम हो रही थी तेरे को? Shall I send you an invitation letter? तो बेटा, प्रोज क्या होता है? जो टेक्स्ट होता है ना, मतलब एक तो होती है पोएट्री, एक होते हैं आपके लेसन्स। तो पोएट्री के अलावा जो लेसन्स हैं आपके, वो प्रोज है। आपकी कोई स्टोरी है, आपका कोई पैराग्राफ है, आपका वो प्रोज होता है। और जो पोएट होती है ना, पोएम होती है ना, वो पोएम में आती है वो। और पोएम के अलावा जो आपके लेसन्स है वो प्रोज होता है सारा का सारा। आप कोई ऐसे लिख रहे हो, दैट इज अ प्रोज। आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, दैट इज अ प्रोज। और आप कोई पोएम है, वो दो ही चीज होती है, पोएट्री और पोएम, सॉरी, प्रोज और पोएट्री। तो पोएट्री के अलावा जो बचता है आपके जो लेसन है, वो सारा का सारा प्रोज होता है। क्लियर हो गई बात आपको? सर राइटर और ऑथर में डिफरेंस क्या होता है? वैसे तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सर ऑथर तो अपन ज्यादातर उसको कहते हैं ना, जो बुक राइटर, बुक का जो होता है वो राइटर। राइटर। अच्छा, और राइटर कौन होता है?
जो बुक को लिखते हैं। और ऑथर कौन होता है फिर? जो बुक को लिखता है। राइटर कौन होता है? जो बुक को लिखता है। अब क्या मतलब क्या कहूं मैं अब इनको? व्हाट सर शुड आई सर से टू हिम? हाँ सर सर ऑथर होता है जो कोई स्पेसिफिक स्टोरीज या फिर है ना कोई भी स्टोरीज के बारे में लिखता है, लेकिन राइटर होता है जो कुछ भी लिख सकता है। जैसे कि मैं भी मान लो कोई टेक्स्ट लिखना तो मैं एक राइटर हुआ मेरे हिसाब से। यू आर राइट। मैं वही मैंने कहा ना कि अपन थोड़ा सा देख लेंगे सर एक बार अपन किसी चीज को। ठीक है सर ना? मतलब मेरे हिसाब से ऑथर वो होता है जो बुक लिखता है मतलब रॉ, और राइटर होता है जो उसे कॉपी करता है और उसकी नहीं प्रिंट्स नहीं नहीं नहीं, बनाते राइटर हैं। इज नॉट। सर पर पोएम लिखता है। पोएट विल राइट ओनली पोएम, और पोएट का मतलब ये नहीं है कि वो केवल पोएम लिखेगा। वो कुछ ऐसे हमारे जो वो भी हुए हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर हुआ है, वो दोनों चीजें लिखता था। अब देखो क्या होता है। अब आप इतना सा फर्क कर सकते हो कि ऑथर इज इक्वल टू प्रोफेशनल राइटर। समझ में आ गई बात आपको? समझ में आ गई क्या बात आपको? एक ही बात होती है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इसमें। आप इतना सा कह सकते हो कि ऑथर राइटर, आप कह सकते हो कि वो एक प्रोफेशनल राइटर है। मतलब बस आप इतना सा डिफरेंस कर सकते हो, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ओके सर। और सर ये सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स लास्ट में लगता है, प्रीफिक्स सर प्री प्रत्यय पहले लग मतलब? जाता है। जैसे बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, हमने कह दिया सडन, सडनली सफिक्स हो गया। उसमें क्या जुड़ा? एक एल वाई जुड़ गया उसके अंदर, है ना बेटा? प्री का मतलब होता है पहले का, ऐसे याद रख लो। जैसे हमने कह दिया पॉसिबल, अब उसमें हमने पहले क्या जोड़ दिया? इम्पॉसिबल। दिस इज प्रीफिक्स। इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बस थोड़ा सा फोकस कर लो ना, तो ये चीजें कोई टिपिकल नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। बस अब मैंने कह दिया प्री। प्री का मतलब क्या होता है? पहले का। प्री का मतलब क्या होता है? आप ऐसे समझाया करो चीजों को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री? प्री का मतलब पहले का। जैसे हम प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब क्या हो गया? पहले पे करते हो आप। सर प्री बोर्ड। सर प्री बोर्ड। प्री बोर्ड, बोर्ड से पहले हो गया ना। प्री का मतलब क्या हो गया? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? प्री का मतलब होता है पहले का। आप समझो, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि बहुत रटने वाली चीज है, या देयर इज नथिंग लाइक दैट। प्री का मतलब आप कैसे जोड़ सकते हो? प्रीपेड हमने कह दिया, तो प्रीपेड का मतलब क्या हो गया? पहले से भुगतान किया हुआ। आप अपना मोबाइल रिचार्ज करवाते हो तो पहले ही पे करते हो ना, 28 दिन का या जो भी है, करते हो ना। अब क्या होने वाला है मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं। मान लो वी गेट आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, दोज आर पोस्ट पेड। पोस्ट पेड मीन्स when we consume electricity आफ्टर यूज। after using, we get that how much electricity we have used, and the bill of used electricity we get, and we pay it the after using. That is called post paid. post का मतलब बाद वाला, बाद में पे किया है आपने उसको। आप ऐसे याद रख सकते हो, कॉमन सी बात है। आ गया समझ में? तो प्री प्रेफिक्स का मतलब, प्रीफिक्स का मतलब क्या हो गया? पहले यूज किया जा रहा है। हमने कहा इम्पॉसिबल, अनेबल, एबल में अन जोड़ दिया, पहले अनेबल हो गया, बन गया वो। सफिक्स सर क्या जैसे होता है? एल्कोहल का जो हुआ है। बाद में जुड़ेगा। सडन का सडनली, काम का कामली, बाद में जुड़ रहा है, दैट इज सफिक्स। क्लियर हो गया? पूछ लिया करो बेटा ऐसे चीजों को आप। हाँ सर पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? बेटा, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का भी मतलब यही होता है कि जब हम किसी वस्तु को, किसी चीज को, मान लो जैसे चांद है, और चांद को हमने किसी पर्सन की तरह मान रहे हैं हम किसी पोएम के अंदर, या
दैट इज आल्सो अ डिवाइस, अ लिटरेरी डिवाइस। अब चांद को हमने एक वो मान लिया, किसी व्यक्ति के साथ हम उसकी मान लो वो कर रहे हैं, हम उसको एक पर्सन मान लिया हमने उसको, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। सर अलंकार। सर जब हिंदी मेरे को अलंकार तो मेटाफर या सिनोनिम से कुछ होता है। एक मिनट, एक एक जना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पहले एक जने की बात पूरी होने तो जल्दबाजी नहीं करते हैं, पहले एक जने का होने तो मैं सबके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, पर ऐसे नहीं, ठीक है ना। जब देखो पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, लिखना चाहो तो लिख लो, दिस इज अ लिटरेरी डिवाइस, लिटरेचर में काम में ली जाती है। अब इसमें क्या होता है पता है, अपन क्या करते हैं, दो तरह की चीजें होती हैं, समझ लीजिए आप। एक तो होती है ह्यूमन बीइंग्स की चीजें, एक होती है नॉन ह्यूमन बीइंग्स की चीजें, नॉन ह्यूमन थिंग्स। ह्यूमन बीइंग्स क्या है, अपन लोग सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं। अब अपने अलावा जो भी चीजें हैं ना, वो सब क्या है, नॉन ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सारी की सारी। समझ में आ गई मेरी बात। तो कोई एनिमल्स भी हो सकते हैं, बर्ड, मतलब रादर देन ह्यूमन बीइंग्स ऑल द अदर थिंग्स आर नॉन ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर हो गई मेरी बात आपको। अब हम क्या करते हैं, जब किसी नॉन ह्यूमन बीइंग्स को, किसी नॉन ह्यूमन थिंग्स को, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई एनिमल हो गया, कोई और चीज हो गई जो ह्यूमन नहीं है, उसमें जब हम किसी ह्यूमन की क्वालिटीज को जोड़ देते हैं, आगे मेरी बात समझ में, एक तरह का मेटाफर ही होता है ये भी समझ लीजिए आप बात को। मेटाफर में हम क्या करते हैं, यही तो करते हैं हम। अब समझिए जरा, हमने क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि तुम चांद हो। चांद का मतलब क्या हो गया भाई, आप चांद हो क्या, सर मून। नहीं हो ना आप, पर आपको किसी ह्यूमन बीइंग के किसी एक गुण की वजह से, उसकी किसी क्वालिटी की वजह से आपको चांद कहा जा रहा है। आगे मेरी बात समझ में। तो जब हम किसी नॉन ह्यूमन थिंग्स के अंदर किसी ह्यूमन क्वालिटीज को डिस्क्राइब करते हैं, तब वो कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। आगे मेरी बात समझ में। ये सर क्या आप कह इसको एक लेता है? तरीके से मेटाफर भी कह सकते हो आप। समझ में आ गई मेरी सर बात क्या आपको। कहलाता है? ही इज एज कूल एज द मून। अब देखो आप, हमने मून के उसको किया है ना, हमने एक पर्सोनिफिकेशन एक तरीके से हम कर रहे हैं, है ना। इन द मैटर ऑफ कूलनेस ही इज द मून, यानी कि शांति के मामले में वो एक चांद है। तो चांद के अंदर हमने क्या किया, हम एक ह्यूमन बीइंग की जो क्वालिटी है ना, उसको इंसर्ट कर दिया हमने, उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, यानी कि वो चांद के जैसा है। कोई गोरा है तो हम कहते यार क्या चांद के जैसा मुखड़ा है तेरा। तो चांद के जैसा मुखड़ा है का क्या मतलब हो गया, सर। चांद आके बैठ गया, बेटा बीच में मत बोला करो, चाटा मार दूंगा खींच के गाल के ऊपर में। जब तक मैं बोलना बंद नहीं कर दूं, बीच में कतई मत बोला करो। कितनी भी इंपॉर्टेंट बात हो, इसको नोट करके रख लो आप। मेरी बात समझ में आ गई। ये बहुत गंदी आदत है, इसको छोड़ दो। आगे मेरी बात समझ में आपको, आगे नहीं आई। यस सर। सर आप पर्सोनिफिकेशन समझा रहे थे? समझा दिया ना मैंने। ओके सर। सर अकाउंटेंट कौन होता है? अकाउंटेंट इज द पर्सन हु मेंटेन्स अकाउंट्स, लेखा जोखा। मतलब हिसाब किताब। एक जना बोला करो, कभी भी नहीं बोला करो ऐसे दो जने बीच में, आवाज ओवरलैप हो जाती है, समझ में नहीं आता। बोलो सर और चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है फिर? पहले अकाउंटेंट समझ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता शायद रक्षित। सर समझा तो दिया आपने? नहीं समझाया मैंने अभी। ओके समझा, सर। चल समझा दिया तो मैंने, बता तू समझा मेरे को जरा। सर वो जो अकाउंट्स मैनेज करता है। व्हाट इज द अकाउंट नाउ, टेल मी। सर हिसाब। कैसा हिसाब? सर पैसों का। कैसा पैसों का हिसाब?
सर समझा दो आप। फिर वही बात होगी ना, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कभी कभी। जब तुमको पता है कि मैं जब कोई पॉइंट मेरे सामने आता है तो मैं उसको किस हिसाब से डिस्क्राइब करता हूँ, पता है ना तुम लोगों को। तो जब एक बार उसको बात चल रही है तो उसको समझा लेने दो मेरे को, फिर अपन आगे की बात करते हैं। देखिए, कोई भी कंसर्न होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है ना। सो यू नो व्हाट हैपेंस देयर, मनी कम्स एंड गोज इन डिफरेंट हेड्स। पैसा आता है और जाता है। समझ में आ गई बात आपको। कंपनी कोई चीज बना रही है, इफ कंपनी इज प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, यू दैट कंपनी विल हैव टू परचेज रॉ मटेरियल्स from the market, and he will have to pay the salaries, and he will have to pay for other things। ये खर्चा हो गया कि नहीं हो गया। और इनकम होती है, दो चीजें होती है, खर्चा और इनकम। ये सारा का सारा जो मेंटेन होता है ना, कहां पर कितना खर्चा हुआ, किस किस चीज में कितना खर्चा हुआ, सैलरीज में कितना हुआ, इलेक्ट्रिसिटी में कितना हुआ, और चीजों में कितना हुआ, रॉ मटेरियल में कितना हुआ। समझ में आ गई बात आपको। पेट्रोल में कितना हुआ, ये सब एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ये तो हो गया खर्चा आपका। अब आपकी इनकम होगी कि नहीं होगी। आप जो भी कुछ बना रहे हैं, व्हाट एवर यू आर मेकिंग इन योर फैक्ट्री और वेयर एवर यू आर डूइंग सो, उसमें आपकी इनकम भी तो होगी कि नहीं होगी। अब इनकम हो गई आपकी और खर्चा हो गया आपका। अब इनकम भी अलग अलग सोर्सेज से हो सकती है। आपका माल 10 जगह जाता है, 20 जगह जाता है, तो वहां से अलग अलग तरीके से इनकम आएगी कि नहीं आएगी। 100 लोगों के पास माल जाता है तो 100 का अकाउंट मेंटेन होगा कि नहीं होगा, कहां से कितना आया। वो सारा हिसाब किताब मेंटेन करने के लिए एक अकाउंटेंट होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लेखाकार, और वो इन सब चीजों को मेंटेन करता है। सर अब बात आ गई कि सीए क्या होता है, चार्टेड अकाउंट क्या होता है। वो थोड़ी उससे ऊपर की कैटेगरी है। जब कोई कंपनी चलाई जाती है तो एक अकाउंटेंट को इतनी जानकारी नहीं होती है जितने की, आप ऐसे मान लो जैसे कंपाउंडर और डॉक्टर। आगे बात समझ में। सॉरी बेटा। हाँ बेटा। सर डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है। डिस्ट्रेस का मतलब दुख तकलीफ, ठीक है ना बेटा। सर हाँ सर वो क्या बोलते हैं, पोएट्री डिवाइस कंप्लीटली है ना लिटरेचर का पार्ट है सर, थोड़ा ग्रामर में भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल लिटरेचर का पार्ट है। सर मेरी ग्रामर की बुक के अंदर है ना मेटाफर्स और सिमिलीज है ना, ऐसे ग्रामर का टॉपिक दिया हुआ है। मैंने कि ये नहीं कहा कि केवल इसका, मैं कह रहा हूं कि ये जो पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो केवल पोएम में ही काम आती हैं, लेकिन लिटरेरी डिवाइसेस जो होती हैं वो पोएम में भी और प्रोज में भी, दोनों चीजों में काम आती है। ओके सर। अब पर्सोनिफिकेशन है, पोएम में भी काम आ सकता है, वो तो प्रोज में भी काम आ सकता है। सिमिल है, मेटाफर है, तो दोनों जगह में भी काम आ सकते हैं। लेकिन एक होता है बैलेड, नाम सुना होगा आपने। बैलेड क्या होता है आप समझ लीजिए, ये एक पोएटिक डिवाइस है। बैलेड क्या होता है कि जब हम किसी कहानी को, किसी कथा को एक कविता के रूप में या एक गाने के रूप में जब हम प्रस्तुत करते हैं तो वो कहलाता है, क्या कहलाता है, बैलेड कहलाता है। बैलेट सर, इसे लेजेंड भी तो बोलते हैं। लेजेंड इज अ डिफरेंट थिंग। लेजेंड तो आप ये मान लो कि जैसे महाराणा प्रताप एक हमारे राजस्थान के लेजेंड है, शिवाजी महाराज राजस्थान के लेजेंड है, वो आपके सर हाँ। तो लेजेंड होता है ना। अब वो उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन इज अ डिफरेंट थिंग, वो आप डिक्शनरी में देख सकते हो। सर हाँ सर ऐसे कहते हैं ना कि मतलब सर मतलब फोक टेल्स को कभी कभी लेजेंड्स कह देते हैं। अच्छा, वो वाली बात आप कर रहे हो। ओके ओके ओके, एक मिनट। ओके समझ गया आपसे। सर पौराणिक कथाएं। हाँ हाँ एक मिनट। हाँ ठीक है, यू आर राइट। दोनों चीजों के लिए हो सकता है। कोई ट्रेडिशनल स्टोरी भी हो सकती है पास्ट की, किसी स्टोरी पर बेस हो सकती है, और जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरीके से वेरीफाई की हुई हो। समझ गए ना मेरी बात को। और इसको लेजेंड को हम, इस एक जो बहुत ही फेमस पर्सन है
जिसको बहुत ज्यादा एडमायर किया जाता है, जो अपने फील्ड के अंदर ऐसे होता है, तो उसको भी हम लेजेंड कह देते हैं। समझ में आ गई बात आपको? और बोलो फटाफट से। सर अलिट्रेशन है सर, वो तो पोइट्री में ही आता है ना, वो प्रोज में नहीं पोइट्री में ही आता। आएगा सर। वो मैंने कहा ना, कुछ डिवाइसेस ऐसी होंगी जो पोइट्री में यूज, पोएटिक डिवाइस वो पोइट्री में यूज होगी। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो दोनों जगह यूज होती हैं। अब हमने कह दिया एक सोनेट होता है, SONNET, ये क्या होता है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर ऑडिटर मीन्स क्या होता है? ऑडिटर का भी मतलब होता है बेटा वक्ता। वक्ता मतलब कौन होता है बेटा? मैं 1 मिनट पहले मैं इसको क्लियर कर दूं जरा, क्या चल रहा था तुम्हारा? सर आप सोनेट के बारे में बताते क्या हैं। होता है सोनेट? अब देखो, अभी अनवी वो पूरा ही नहीं हुआ बेटा, एक बार उसको समझ लो। अनवी को पता है सोनेट क्या होता है? क्या? सोनेट क्या होता है? नो सर। तो बेटा पहले वो चल रहा था, उसको पूरा होने देते ना। सर मुझे लगा आपने खत्म कर दिया। अरे मैंने तो बोलना ही शुरू नहीं किया, मैं तो पूछ ही रहा था भाई सोनेट क्या होता है। अब सुनिए आप, सोनेट क्या होती है? सोनेट बहुत सिंपल सी चीज है, आप सुनोगे। पोएम होती है ना, पोएम, जिस किसी पोएम के अंदर केवल 14 लाइंस होती हैं, दैट इज कॉल्ड सोनेट। ये लो, सिंपल सी बात है, समझने की जरूरत होती है इन चीजों को। ये चीजें कहाँ काम आएंगी आपके? जब आप लिटरेचर का कोई वर्क करोगे तब जाकर के आपको काम आएंगे। आप बहुत अच्छा, आप इंग्लिश के प्रोफेसर बन गए, टीचर बन गए, आप लिटरेचर पढ़ाने लग गए, आप तब आप केवल डेफिनेशन से नहीं, मतलब यू विल हैव टू एक्सप्लेन such devices by giving some examples so that you can make it possible for the students to understand. समझ में आ गई मेरी बात? आप ये नहीं खाली कि अपनी परिभाषा रट ली, अपन ने जाकर के बता दी, that would not be enough. You will have to explain it by giving the examples of that particular thing. Without examples, you can't explain anything to anyone. अब मेरे को आप देखते हो ना पढ़ाते हुए, तो मैं बिना एग्जाम्पल्स के मैं वो पता है क्या? नहीं हो पाता ना। एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया बेटा? सर हाँ, 1 मिनट। अब आप बात करते हैं अपन अनवी की, जिसमें अनवी ने पूछा था सर ऑरेटर क्या होता है? ऑरेटर क्या होता है? लिख लो आप चाहो तो इसका, अ पब्लिक स्पीकर। सर लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट इज अ डिफरेंट थिंग। पब्लिक स्पीकर कौन कौन होता है? आपने देखे होंगे बहुत सारे लोगों के मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं, 2000 ऑरेटर्स, स्पीच देने वाले होते हैं, लेक्चर देने वाले होते हैं, अपनी बात को समझाने वाले होते हैं। मतलब ऑरेटर का मतलब स्पीकिंग से होता है, ध्यान रखना आप। सर पब्लिक स्पीकर। पब्लिक स्पीकर, वही तो मैं कह रहा हूं। पर्टिकुलरली हु इज स्किल्ड, जो बोलने में स्किल्ड है, वो मतलब वो उसको बोलना कला है। बोलना भी क्या होता है? दिस इज एन आर्ट, हाउ यू कैन मेक योर थिंग्स क्लियर टू अदर्स। सो दिस इज एन आर्ट एंड दिस इज अ स्किल। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? वो होते हैं कब कौन सी बात कहनी है, किस तरीके से कहनी है, किस तरीके से कि 2 सेंटेंस में बात समझ में दिल में घुस जाए। होती है ना कोई कोई व्यक्ति की आप बात सुनते हो तो खट से खोपड़ी में घुस जाती है, हाँ यार बात में दम है। स्किल होती है। मैंने सुन रहा था, कोई कह रहा था कि सिलेंडर की, गैस के सिलेंडर की कीमत बढ़ गई और तुम तो इंसान हो। बोलो क्या बात कही उसने शानदार वाली। कहता है कि गैस के सिलेंडर की कीमत बढ़ गई, गैस के सिलेंडर ने भी अपनी कीमत बढ़ा ली और हम इंसान होकर के अपनी कीमत नहीं बढ़ा पा रहे हैं। बताइए आप, क्या गजब की बात कह दी उसने, है? क्या गजब की बात कह दी उसने। देखो आप सुनो 1 मिनट, आप पहले ऐसे मत बोला करो बीच बीच में। कितनी गजब की बात कह दी उसने। और हमारी कीमत क्यों नहीं बढ़ रही? हम अपनी कीमत बढ़ा ही नहीं रहे, ना ध्यान रख रहे, ना फोकस कर रहे, ना कुछ कर रहे, ना कुछ कर रहे, कुछ भी लगा के बोल दिया, कुछ भी कर दिया। कहाँ हम अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं? क्या
आदमी की, इंसान की वैल्यू कैसे बढ़ती है? ऐसे थोड़ी बढ़ती है। बढ़ती है क्या? इंसान है अपन, गाय भैंस भेड़ बकरी थोड़ी है। हाँ, 4-4 बार 6-6 बार बता रहे हैं बेटा फोकस कर ले बेटा। क्यों? देख तो सही पहले कौन सा टेंस है, थोड़ा दिमाग तो लगा ना, लगा दो इस, लगा दो डू। अरे बेटा देख तो सही कौन, और सर ये तो पास्ट है। इतना मौका कौन देगा तुम्हें जिंदगी में? कौन देगा? एग्जाम दे करके घर पे आ जाओगे, जब पता चलेगा तो फिर क्या मतलब निकलेगा उस चीज का? यही होगा ना। ये है उसका बंदे का कहने का मतलब कि जिस प्रकार से एक उसकी कीमत बढ़ गई है, वैसे तुम भी अपनी कीमत बढ़ाओ। कीमत कैसे बढ़ेगी इंसान की? अपने स्किल्स को डेवलप करके, सीख करके, फोकस करके, मेहनत करके, तब जाकर के उसकी कीमत बढ़ेगी। उसकी ऐसे कौन कीमत बढ़ेगी? तुम्हारी कोई कीमत थोड़ी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी क्या? समझ रहे हैं? आदमी को बढ़ानी पड़ती है अपनी कीमत भाई साहब। अब मेरे पास इतने टाइम से पढ़ रहे हो, किसी को 3 साल हो गए, किसी को 4 साल हो गए, किसी को 1.5 साल हो गए, किसी को 2 साल हो गए, पढ़ता है क्या कोई? मुझे अपनी कीमत बढ़ानी पड़ रही है ना, मतलब मुझे अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ रहा है ना। मैं आपको नई चीजें नहीं दूंगा तो फिर आप कैसे रुकोगे यहाँ पर? आप कैसे पढ़ोगे? आप यहाँ पर छोड़ के चले जाओगे आप? अब आप जाना भी नहीं है और पढ़ना भी है, तो फिर मुझे तो आपके हिसाब से चीजें करनी पड़ेगी ना। आपने मेरी कीमत बढ़ा रखी है, नहीं जा रहे आप, तो मैं क्या करूं फिर? तो यार मुझे तो कुछ ना कुछ नई चीजें आपको देनी पड़ेंगी ना। आपने तो लगा दिया टैग सर जिंदाबाद। अब सर को तो अपनी कीमत बढ़ानी पड़ेगी कि वो सिलेंडर बन के, वो सिलेंडर की लिए कीमत बढ़ा ली, मैं नहीं बढ़ाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई विल हैव टू डेवलप माई सेल्फ, आई विल हैव टू look for new techniques or new things so that I can develop you in different ways that would be useful for you. अब देखो उसने क्या बात कह दी। अब ये तो पब्लिक ऑरेटर हो गया, और क्या हो गया? पब्लिक स्पीकर हो गया, और क्या हो गया? आगे मेरी बात समझ में? कोई नेता बोलता है, कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी, once there was an अटल बिहारी वाजपेयी, Atal Bihari Vajpayee had been the prime minister of our country. That was a very great leader. कहते हैं कि जब उनकी सभा होती थी ना चुनावों के टाइम में, एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस, सो वहां पर पब्लिक उनको सुनने के लिए आती थी। अब आप लगाइए अंदाजा है? कुछ स्किल्स थी ना उनकी, वो बोलते थे तो लोग सुनते थे ध्यान से। तो ये होते हैं ऑरेटर्स बेटा। अनवी समझ में आ गया? यस सर। सो गई तू तो। क्वालिफिकेशन क्या होता है? सुस्त है बच्ची। हाँ क्या हुआ? क्वालिफिकेशन योग्यता। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? चौथी पास। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? MA, BA, B.Ed. दिस इज क्वालिफिकेशन। और बोलिए सर। सर जैसे ऑडियंस सुनने वाली होती है, स्पेक्टेटर्स देखने वाले होते हैं, पर सर जो दोनों होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर्स। सर उनको ऑडियंस स्पेक्टेटर्स भी कह सकते हैं आप उनको, ऐसा कुछ अच्छा सर, दोनों कह सकते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऑडियंस आप कह सकते हैं आप, मतलब सर। और मैं हमेशा कहता हूँ ना कि आपसे आप लोग वो किया करो, एक डिक्शनरी यूज किया करो। क्या बोला आपने वर्ड? सर ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स। एक मिनट। अरे यार मैंने ऑडियंस स्पेलिंग बोलना जरा। सर काय की ऑडियंस की, स्पेक्टेटर्स की? ऑडियंस की सर AUDIENCE। AUD AUR होगा? नहीं सर, AUDI ENCE। दोनों आ जाएगा ऑडियंस में, ठीक है? ओके सर। हाँ सर अट्रैक्टिवली
पढ़ ले, ध्यान से पढ़ ले उसको, 3 टुकड़े उसके पढ़ ले, 3 तो टुकड़े कर दिए तूने उसके हैं। अब बता, तू इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है, 3 टुकड़े कर दिए वर्ड के तूने। अब फोकस तेरा नहीं है कि दिख नहीं रहा है तेरे को या क्या है, वो तो तू देख। दोबारा बोल। अट्रैक्टिवली, ये देखो कैसे बोल रही है, अट्रैक्टिवली। पढ़ना सीख ले बेटा, थोड़ा सा फोकस की कमी है। स्पेलिंग बोल, अब आ गई ना वही बात बस। ATTRACTIVELY। दोबारा बोल, अट्रैक्टिवली बोल रही है क्या है, दोबारा बोल। ATTRACTIVELY। अब देख पढ़ इसको जरा ध्यान से, मैं सिखाता हूँ तेरे को पढ़ना। अट्रैक्टिवली, देख मेरे को क्या देख रही हो, वर्ड को देखना। इंग्लिश मेरे माथे पे लिख रहा है क्या? पढ़ना तो सीख नहीं रही। अट्रैक्टिवली, फिर मेरे को देखे जा रही है। अट्रैक्टिवली, फिर मेरे को देख रही है। अरे वर्ड को देख उसको। विली, विली क्या माँ पढ़ दी है ढाणी में कहीं? अट्रैक्टिवली, फिर हो गया ना, अट्रैक्टिवली, करती है बस। अट्रैक्टिवली ऐसे पढ़ रही है। तो बेटा सीख ले, थोड़ा सा पढ़ना कोशिश किया कर थोड़ा सा। अट्रैक्टिवली, अट्रैक्टिवली। मेरे को मत देख, उस वर्ड को देख जो लिखा हुआ है जहाँ पे मेरे को देखे जा रही है। अट्रैक्टिवली, अट्रैक्टिवली देख ले, 5-7 बार बोल ले, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। मंदबुद्धि नहीं है तो। अट्रैक्टिवली का मतलब क्या होता है? आकर्षक तरीके से, ऐसे होता है इसका मतलब, जो अट्रैक्ट कर ले अपने आप को। और कोई बात पूछ लो आज, कोई भी बात है आपकी तो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। सर हाँ, सर ये इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंतर्मुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, यानी कि बाहर से आपको देखने से पता नहीं चलेगा कि वो कैसे हैं। कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि बाहरी रूप से वो दिखाई देते हैं आपको। इतने यार इसको तो पता ही नहीं था यार, ये तो अंदर से बड़ा यार ऐसा है। समझ गए मेरी बात आप? यस सर। हाँ। और सर इनके बीच में क्या कर रहे हो? सर एक और होता है ना सर, वो एब्रीवर्ट, ऐसा भी तो कुछ होता है सर शायद। क्या होता है? इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, ऐसा कुछ। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। मतलब क्या होते हैं कि कुछ लोग अपने बहुत इंटरनल जो उनके थॉट्स होते हैं उनके ऊपर वो काम करते हैं। वो समझ में आ गई बात आपको? आगे बात समझ में? यस अंदर सर। से उनको प्रेरणा मिलती है एक प्रकार से। कुछ होते हैं एक्सट्रोवर्ट, उनको बाहर से कोई चीजों को देखते हैं तो उनको प्रेरणा मिलती है। सर बोलो। सर ऐसे भी कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब बहुत शर्मीले होते हैं और कुछ बोल नहीं पाते, और ऐसे कोई लोग होते हैं जो सामने ही बोल देते हैं। हाँ, सर उसको क्या कहते हैं? अब देखो जो सामने बोल देते हैं वो तो बड़े फ्रैंक कहलाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। फ्रैंक यार, बी फ्रैंक यार, क्लियर बोलो, खुल के बोलो। कुछ होते हैं सर जो शाई नेचर के लोग होते हैं, शर्मीले होते हैं, वो बोलते नहीं है सामने चीजों को, बैठे रहेंगे। अब ये अच्छी आदत नहीं है, मतलब ऐसा होना अच्छा नहीं माना जाता। आपको ज्यादा भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपको एटलीस्ट फ्रैंक तो होना ही चाहिए। मतलब हर किसी के सामने भी नहीं तो कम से कम, मतलब फ्रैंक का मतलब होता है कि अपनी बात जो भी है वो क्लियर से अपन कह दे। समझ में आता कि अब अपन इसका एग्जाम्पल क्या है, अब अपन गए कहीं, अब कोई भी ऐसी चीज है, कुछ लोग तो फ्रैंकली बोल देते हैं, देखो जी ऐसा है। और कुछ लोग शाइली, सपोज कीजिए एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज कीजिए आप कहीं गए हुए हैं किसी रिलेशन में, ठीक है ना। अब वहां पर आपको सपोज कीजिए वॉशरूम जाना है ना। अब बड़ा अजीब सा हो जाता है, कई बार तो सोचते हैं कि यार क्या करें यार, मतलब है ना, शाइली। तो हम लोग वी आर नॉट एबल टू आस्क द ओनर ऑफ दैट हाउस और आवर रिलेटिव वेयर इज द वॉशरूम, है ना। और कुछ लोग ऐसे फ्रैंकली होते हैं, हाँ जी आंटी वॉशरूम की तरह। कुछ लोग जब सोचते रहेंगे यार
पूछे कि नहीं पूछे यार, वॉशरूम का नाम ही ऐसा है यार, क्या बोलने शर्म आती है, लाइक दैट। सो दिस इज द डिफरेंस। क्लियर हो गई बात आपको? ये होता है। और बोलो। बोलो। बस हो गया? सर एस्टेब्लिशमेंट एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है बेटा स्थापना किसी भी चीज की। और नाउन एस्टेब्लिश वर्ब हो गई वो, किसी की स्थापना करना। समझ गए ना बेटा? अब हम ये कहते हैं कि जयपुर वाज एस्टैब्लिश्ड, अब ये वर्ब हो गई कि नहीं हो गई यहाँ पर? एस्टैब्लिश्ड बाय सवाई जयसिंह, यही होगा ना? आ गया ना? यही होगा। और सर पब्लिश? पब्लिश तो एक अलग चीज होती है, पहले इसको पूरा होने दो एक बार जरा। अब एस्टैब्लिशमेंट क्या हो गया? स्थापना। दिस इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, कोई भी टाइम आप लिख सकते हो, ऑफ 18,021। ये स्थापना है कब की? 1821 की। तो दैट इज अ नाउन, एस्टैब्लिशमेंट। और एस्टैब्लिश का मतलब स्थापना करना। अब बात आ गई पब्लिक। क्या बोला था हमने? पब्लिश। पब्लिश का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को प्रकाशित करना। प्रकाशित करने का मतलब ये नहीं कि उसमें लट्टू लगा के लाइट जला देना। प्रकाशित करने का मतलब भाव ये होता है, जैसे किताबें पब्लिश होती हैं, जैसे न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, जैसे मैगजीन्स पब्लिश की जाती हैं। समझ में आ गई बात आपको? दैट इज पब्लिश। जैसे हम आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, इसको हम पब्लिश करेंगे। आप ऐसे समझो जरा मीनिंग्स को, किसी रेफरेंस में समझो आप चीजों को। आगे मेरी बात समझ में? मैंने किताब लिखी थी रामबाण वाली, मैंने उसको प्रकाशित किया, मैंने उसको पब्लिश किया, मैंने उसको छपवाया, मैंने उसको मार्केट में निकाला, मैंने उसको बेचा। आगे मेरी बात समझ में? अब हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब पे डालेंगे हम, तो लास्ट में आता है पब्लिक करना है क्या इसको? यस सर, पब्लिश कर दो इसको, मतलब लोगों के लिए ओपन कर दो इसको। आगे बात समझ में? दिस इज कॉल्ड पब्लिश करना। और बोलो। अच्छा सर, मतलब पब्लिक से ही पब्लिश आया है? और क्या, पब्लिश पब्लिक से नहीं आया। अब पब्लिक से ही आया है, वो सार्वजनिक कर देना। पब्लिश का यस मतलब सर, यही होता है ना। अभी मैं कोई यस किताब लिख सर। रहा हूँ, तो मैं उसको थोड़ी पब्लिश करना कहेंगे आप, अभी तो पब्लिक के सामने नहीं है, लिख करके मैंने बेचना शुरू कर दिया, मार्केट में आ गई वो, तो पब्लिश हो गई। यस एक्सक्यूज सर। हाँ बेटा बोल अनवी। सर, जो अंग्रेज लोग होते हैं वो ऐसे ऐसे बनाते हैं क्या नाम? वो देखो, दो ही तो वर्ड लगाते हैं, लिश लिश, और नामों में भी यही लगाते हैं सर। ओके बेटा, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आई थिंक यू वुड बी हैप्पी टू नो that all the languages that are spoken in the world, you know who is the mother of all these languages? संस्कृत। Yes, संस्कृत। संस्कृत समझ में आ गई बात आपको? तो बेस जो है वो संस्कृत का ही है सर, इसीलिए बहुत सारे वर्ड्स हमारी लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं। आगे बात समझ में? बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे यहाँ से मिलते जुलते हैं। और इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो, उसके अपने कोई वर्ड्स नहीं है, प्रॉपरली अलग अलग लैंग्वेजेस से लिए गए हैं। कोई लैटिन का है, कहीं से लिया गया है, उसका जो ओरिजिनेशन था उसका वो लैटिन है, कोई ग्रीक है। आप पढ़ो अभी वर्ड्स को, आप डिक्शनरी में जाओगे जब पता चलेगा आपको कहाँ से इसका, कहाँ से ये ओरिजिन हुआ इसका, कहाँ से इसकी उत्पत्ति लैटिन वर्ड था ये वाला, और उससे फिर ये बन गया। ये ग्रीक वर्ड था, उससे ये बन गया। आप अगर इंग्लिश में इंटरेस्ट है आपका, इफ यू हैव लिटरेचर, देन यू कैन स्टडी इट बाय लुकिंग एट योर डिक्शनरीज। वहां पर आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा वर्ड किस भाषा से लिया गया है। एक्चुअली इंग्लिश वो लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज ऐसी नहीं है। आवर लैंग्वेज इज डेवलप्ड फ्रॉम संस्कृत। समझ में आ गई बात आपको? और आने वाले टाइम में मैं आपको एक बात बता देता हूं अभी से ही, ये संस्कृत जो है ना बहुत ऊंची जाएगी आने वाले टाइम में।
क्योंकि आज हमारे साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कि यार कंप्यूटर को इंग्लिश की बजाय संस्कृत में चलाना बड़ा आसान है। आगे मेरी बात समझ में आपको? ये तो इस देश के लोगों को मौका नहीं मिला, मतलब समझ गए ना? अभी जैसे मैं आपको एक बात कहूं कि इन द टाइम ऑफ कोरोना इन 1920, है ना, तो द वैक्सीन फॉर कोरोना वाज डेवलप्ड इन आवर कंट्री, दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन दिस कंट्री आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे देश में कोई वैक्सीन डेवलप की गई थी, क्योंकि मौके नहीं मिलते ना। मतलब आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। हमारे यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम, सिस्टम ऐसा है कि वहां पर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। प्रॉब्लम ये है, आज आप चाहे गणित आपकी बिल्कुल जीरो है, आपको प्रॉब्लम है गणित में, आपको गणित से कोई लेना देना नहीं, आपको नहीं समझ में आती गणित, पर आपको 10th तक तो उसको पढ़ना पड़ेगा और पास करना भी पड़ेगा। यही है सबसे बड़ा बर्डन, सबसे बड़ा बर्डन यही है। छोड़ो, हटा दो उसके पास से मैथ्स को, आप उसको नहीं आ रही तो उसको ऑप्शन दे दो, भाई तू छोड़ मैथ्स को। वो मैथ्स के चक्कर में क्या होता है, वो 10वीं पास नहीं हो पाती। साइंस भाई कोई जरूरी है क्या? साइंस, उसने कौन साइंटिस्ट बनना है? जो गुड़ता पुड़ता 10वीं क्लास तक पहुंचा है बेचारा, ग्रेस लगा लगा करके साइंस में जबरदस्ती कर रहे हो, पढ़ साइंस, पढ़ेगा कैसे? नहीं पास होना है तो तेरे को। अरे वो कह रहा है कि भाई मेरे को साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट तो ड्राइंग में है। वो 11th में देखना, तू पहले तो साइंस पढ़। अब 11th में क्या देखेगा वो? समझ में? हमारे यहाँ सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं नंबरों के अकॉर्डिंग। नंबर कितने आएंगे? ड्राइंग ले लो, 11th 12th में नंबर बढ़िया आ जाएंगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी ले लो, सब ज्यादा स्टूडेंट मिलेंगे आपको ज्योग्राफी के, ड्राइंग के, होम साइंस के। वहां पर आपको सीखने सिखाने से कोई मतलब नहीं है। ड्राइंग का ले ले बेटा, प्रैक्टिकल में नंबर बढ़िया मिल जाएंगे। ज्योग्राफी ले ले, प्रैक्टिकल में बढ़िया नंबर। अब उसका इंटरेस्ट नहीं है। I have come across so many incidents when students want to become an IAS officer, ठीक है ना? अब जब वो IAS ऑफिसर बनना चाहता है तो उसको इंग्लिश, उसको 11th क्लास के अंदर ड्राइंग लेनी चाहिए क्या? बता दो आप मेरे को। 11th और 12th क्लास में ड्राइंग लेनी चाहिए क्या उसको? क्या लेना देना उसका ड्राइंग से भाई? कॉमर्स। कॉमर्स नहीं, आप आर्ट्स भी ले सकते हो। आर्ट्स में आर्ट्स। आर्ट्स में बेटा ऐसे सब्जेक्ट आप, यू कैन चूज सब सब्जेक्ट्स दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, लाइक पॉलिटिकल साइंस लो, सर लाइक ज्योग्राफी लो, लाइक हिस्ट्री लो। पर स्कूल वाले क्या कहते हैं, हिस्ट्री में क्या रखा है, हिस्ट्री तो फर्स्ट ईयर में पढ़ लेना, अभी तो तू ड्राइंग ले। तो ड्राइंग का क्या फायदा होगा? मेरे को नंबर आ जाएंगे तेरे। अरे नंबर क्या करना है उसने? जब कॉम्पिटिशन्स में जाना है, उसको सरकारी नौकरी करनी है, उसको आईएएस बनना है, तो उसको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाओ ना, उसको हिस्ट्री पढ़ाओ ना, उसको उसको ये सब्जेक्ट पढ़ाओ ना जो उसको आगे भी काम में आएंगे। ड्राइंग का क्या काम है? केवल नंबर लाने के लिए ड्राइंग पढ़ लो। अब वो 2 साल तो बर्बाद कर दिए कि नहीं करते? मेरे को बता दो आप। 11th और 12th में अगर आप हिस्ट्री पढ़ते तो आपकी अच्छे से कंपटीशन की तैयारी होती, लेकिन आपने छोड़ दिया। आपने क्या किया? ड्राइंग ले लो। क्यों? नंबर अच्छे आ जाएंगे, परसेंटेज अच्छी बन जाएगी। अरे तो परसेंटेज तो बन जाएगी, लेकिन 11th और 12th में जो इतिहास का ज्ञान आपको मिलता और दैट वुड बी यूजफुल फॉर यू इन योर फ्यूचर, वो कहां गया? खत्म। मेरी बात समझ, इसीलिए तो बार बार कहता हूँ, हमारे स्कूल वालों को पता ही नहीं है, बच्चों की चॉइस कुछ भी नहीं होती, और घर वालों को भी ऐसे समझाते रहते हैं, वो देखो जी समझा करो आप, अभी तो क्या है जी। अरे साहब मेरे बच्चे को जब यार आईएएस बनना है तो हिस्ट्री दे दो ना आप। कहते नहीं जी हिस्ट्री से क्या होता है, आप तो ड्राइंग दिलवाओ इसको। ये सब ड्राइंग से क्या हो जाएगा कि देखो जी ड्राइंग से क्या होगा, इसकी परसेंटेज अच्छी बन जाएगी तो इसको कॉलेज में अच्छे में एडमिशन मिल जाएगा। अरे तो भाई जो 11th और 12th में जो हिस्ट्री है, जो प्राइमरी नॉलेज हमको हिस्ट्री की लेनी चाहिए 11th और 12th में पढ़ के, बिकॉज आवर टारगेट इज टू बिकम एन आईएएस, तो हमको ये पढ़ाओ ना आप यार। ड्राइंग का चक्कर क्यों? अब पेरेंट्स भी कहते हैं हाँ यार बात तो सही है, अरे साहब इसकी परसेंटेज बन जाएगी तो इसको महारानी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, आप समझो, इसको है ना फला हो जाएगा, इसका डिमका हो जाएगा। अरे वो तो हो जाएगा, अब महारानी कॉलेज में एडमिशन लेके फिर क्या करेगा? वो क्या कर लेगा? आईएएस बन जाएगा। अब हिस्ट्री ले ले फर्स्ट ईयर में जाके, तो 2 साल में आप जो हिस्ट्री पढ़ते, आप जो स्टडी करते हिस्ट्री की,
वो ज्यादा यूजफुल रहती है आपके लिए कि वो ड्राइंग ज्यादा यूजफुल है आपके लिए? बता दो, आप बता दो मेरे को। अंजलि बता देगी कि नहीं सर ड्राइंग का क्या लेना देना, हिस्ट्री लेनी चाहिए। सर वैसे मैं ड्राइंग से बहुत नफरत करती हूँ। अरे तो हम नहीं पूछ रहे तेरे से, तू नफरत करती है कि प्यार झूठी। करती है? सर हाँ, सर ये जो आपने बोला स्टेब्लिशमेंट, वो एस से शुरू होता है ना? ई से। ये सर ई से, सर मैं वही सोच रहा था, अलग अलग वर्ड है, एक ही है। एक ही है। अच्छा सर, और पर सर वो स्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना करना, तो सर फाउंडेड भी तो वही होता है। हाँ हाँ वही। और सर फाउंडेड फर्स्ट फॉर्म ही है ना, या सेकंड है? फर्स्ट फॉर्म ही है शायद, फाउंड। एक मिनट, सर फाइंडेड हो जाएगा ना वो तो? नहीं नहीं वो नहीं, तो ऐसा तो फर्स्ट होता है। फॉर्म ही है फाउंड। तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं इसकी फिर तो। फाउंडेड नहीं नहीं, फाउंड फाउंडेड फाउंडेड, यू आर राइट। फाउंड फाउंडेड फाउंडेड, दिस। ओके सर। ये मैं हमेशा कहता हूँ। अब आप देखते हो जापान में क्या है साहब, जापान में तो लोग बड़े आगे निकल रहे हैं, टेक्नोलॉजी कितनी आगे जा रही है। क्यों जा रही है अभी? बिकॉज ऑफ पीपल्स एंड बिकॉज ऑफ देयर सिस्टम बेटा। वहां पे क्या एंड है कि नेचर। आपको वो देख लेते हैं कि इस बच्चे को किस चीज में इंटरेस्ट है, उसी तरफ लेके जाते हैं वो उसको। देखते हैं कि ये बच्चा मैथ्स में नहीं है तो हटा दे, मैथ्स दूसरी चीज में तो है ना कहीं, तो वहां लेके जाओ इसको। ये फर्क है बस। तो सर पता है जापान में छोटे बच्चों के बैंक होते हैं, इसलिए वो पैसे और कहाँ इन्वेस्ट करना भी पहले ही सीख जाते हैं। बेटा वहां पे सारी चीजें इस तरीके से हैं कि वो अपने क्लासरूम्स के अंदर जाते हैं, अपनी सफाई करते हैं क्लासरूम्स की, खाना वाना खाते हैं, फिर अपनी सफाई करते हैं। यहाँ तो बच्चों से एक दिन सफाई करवा लें तो फोड़ दें खोपड़ा स्कूल वाले का जाके। हमारे बच्चे सफाई करने के लिए आते हैं क्या? अब वो क्यों करवाते हैं? क्योंकि जिससे बच्चे सीखते हैं इन चीजों को। इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड अगर बच्चे कहीं के हैं, डिसिप्लिन्ड लोग अगर कहीं के हैं ना बेटा, तो वो जापान के हैं। क्यों? उन बच्चों को जब पढ़ाई होती क्या है, पढ़ाई यही तो होती है। पढ़ाई खाली रटना थोड़ी होता है। पढ़ाई का मतलब हम कैसे उनको तैयार करें जिससे कि वो अपनी लाइफ को इजीली लीड कर सकें। अब ये बातें स्कूल में क्या बुराई है क्या? साफ सफाई रखो, अपना अपना सारी चीजें खुद करो, गंदी बात है क्या है? तो बच्चे इससे सीखते हैं बेटा, समझ लीजिए आप। अच्छा उनको वहां पे क्या होता है, खाना खा लिया अब थोड़ी देर रेस्ट कर लो। उनका सारा सिस्टम फर्नीचर इस तरीके का होता है कि लेट जाते हैं वो थोड़ी देर के लिए। मतलब उनको इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है बेटा कि वो बहुत अच्छा अपनी लाइफ को लीड करते हैं। हमारे यहाँ तो ट्रेनिंग के नाम पे कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ तो पढ़ाई के नाम पे एक ही चीज है, बस रट्टा मार लो, नंबर ले आओ बस। माइंड का ट्रेंड हो रहा है हमारा। उनका क्या होता है बेटा, इन छोटी छोटी सी एक्टिविटीज से धीरे धीरे उनके माइंड के अंदर वो सिस्टम डेवलप होने। अब शुरू से अगर आप खुद सफाई करोगे, खुद अपना बिस्तर बनाओगे, खुद अपनी चीजें करोगे, एक बात बताओ, इसमें बुराई है क्या कुछ? आप सीखोगे कि नहीं सीखोगे चीजों को? आपका माइंड उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड होगा कि नहीं होगा? बता दो आप मेरे को, होगा कि नहीं होगा? होगा ना? दिस इज द डिफरेंस। सर वही बात है ना। और मैं वो बता दूं आपको कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा आगे करते हैं ना, कि चल ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर, चल बाजार जा, ये लेकर के आ, चल ये लेकर के आ, थोड़ा सा ये काम करके आ, थोड़ा सा ये काम करके आ, है ना, गाड़ी चला सीख। यहाँ तो गाड़ी नहीं चलाने देते। छोरा एमए बीए कर ले तो नहीं गाड़ी, हाथ मत लगा दियो गाड़ी के। मोबाइल के तो सोचना ही मत अभी तू, जब तक तू फर्स्ट ईयर में नहीं आ जाए। अरे यार मतलब हम लोगों ने क्या कर रखा है पता है, हर चीज को एक नेगेटिव एस्पेक्ट में हमने दे रखा है बेटा। और एक बात ध्यान रख लेना आप, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जिस चीज के लिए आपको मना किया जाएगा ना, उसको आप पहले करोगे। यार इसमें क्या है जो मना कर रहे हैं, देखे तो सही है। हम केवल मोबाइल के क्या देखते हैं, केवल नेगेटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट हम नहीं देख सकते कि वो कितना यूजफुल भी हो सकता है बच्चों के लिए। और दैट इज वाई जापान के बच्चे, चाइना के बच्चे 15-15 साल के बच्चे कोडिंग डिकोडिंग कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर बना देते हैं, प्रोग्राम बना देते हैं। चाइना के अंदर पोजीशन ये है, सिर्फ 10-10, 12-12 साल के बच्चे जो होते हैं ना, उनके पास लैपटॉप होते हैं, लैपटॉप। हम सोचते हैं कि मोबाइल दे देंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। अरे बिगड़ कैसे जाएगा? हमने पहले ही फिट कर लिया मामला कि बिगड़ेगा ये, क्यों भाई क्या है उस मोबाइल में ऐसा। अब कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, और ये मानव का स्वभाव होता है बेटा। आप उसको पॉजिटिव, आप ये क्यों कहते हो कि मोबाइल में गंदी चीज होती है?
मोबाइल में अच्छी चीजें नहीं होती हैं क्या? बता दो आप मेरे को। मोबाइल यूजफुल नहीं होता है क्या? तो उस यूजफुलनेस की बात करो ना। आप नेगेटिव बातें क्यों कर रहे हो? आ गई मेरी बात समझ में? तो ये वाली चीज होती है, हम किस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं अपने बच्चों को, किस तरीके की ट्रेनिंग दे रहे हैं हम अपने बच्चों को, बस उस पर डिपेंड करता है। समझ में आ रही मेरी बात आपको? यस सर। ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जापान एंड चाइना एंड सर वो होता है ना कि अगर हम कोई भी जगह या चीज खुद साफ करते हैं तो उसे गंदा करने का मन नहीं करता। बिल्कुल सीधी सी बात है यार, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसलिए ना, इसलिए कोरिया, जापान में, चाइना में हर जगह चिल्ड्रन से ही अपना रूम साफ करवाया जाता है या क्लास रूम साफ करवाया जाता है ताकि वो गंदा ना करे। दिस इज नॉट रॉन्ग बेटा। अब आप बताओ सही है गलत है ये बात? सर सही है। करवाना चाहिए कि नहीं? बताओ आप मेरे को, करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? तो करवाना तो सही था। हमारे यहाँ तो गंदा मान लेते हैं उस चीज को। आप लड़ने आ जाए दूसरे, हमारे बच्चे आए सफाई करने आते हैं तुम्हारे, टीसी दे दो। समझ में आ रही बेटा मेरी बात? ये वाली चीज है बेटा। इसलिए वो लोग वहां पर दिखा, हम केवल मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, कुछ लेना देना ही नहीं। टेक्नोलॉजी में क्यों लोग आगे जा रहे हैं? इसलिए आगे जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती है वहां पर, यहाँ नहीं मिलती। क्लियर हो गई बात? सो और कोई बात? आई एम क्लोजिंग दिस सेशन। क्या नाम दें आज के सेशन को? थैंक यू वेरी मच। सर ये नाम दोगे? क्या नाम दें बताओ? सर आसान है। डिफरेंस बिटवीन इंडिया और जापान। ना ना, तू तो एक ही क्वेश्चन पे आके अटक गई। Sir, everything is easy. नहीं नहीं नहीं, अच्छा सा कोई दो जो लगे कि हाँ यार कुछ होगा इसमें। सर अ सेशन विदाउट एनी टॉपिक। इंटरेक्शन विद सॉल्यूशन। Sir, the reason of children cannot इतना बड़ा नहीं होता बेटा, but we did not talk about only one thing. We talked about many things. You asked me the meanings, I told you the meanings, and you asked me different types of questions related to different types of things. So Interactive session. interaction with solution. Yeah. या solution with interaction. By interaction भी कर सकते हैं अपन। चलिए, थैंक यू वेरी मच।